गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डेंसिटी की कैलकुलेशन देखने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने अभी तक इसमें हमने पैकिंग इफ़िशियंसी देख लिया, क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है ये देख लिया, नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके डेंसिटी की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी रिलेटेड टू क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी आप जानते हैं क्या होती है। डेंसिटी, अगर हम लोग मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें डेंसिटी प्राप्त होती है। डेंसिटी प्राप्त होती है जैसा कि फार्मूला आप जानते हैं, D इक्वल टू एम बाई वी। डी इक्वल टू एम बाई वी। तो यहाँ पर हम देखें अगर कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, तो देखें यहाँ पर किसी क्रिस्टल का घनत्व उसकी इकाई सेल में रिक्त स्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब आप जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है उसकी यूनिट सेल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी डेंसिटी होगी, घनत्व होगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई भी क्रिस्टल है उसका घनत्व जो होगा उसके यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं इसी पर उसकी डेंसिटी निर्भर करेगी। कणों की संख्या अधिक होने पर घनत्व भी अधिक होगा। कणों की संख्या अधिक होने पर जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा। घनत्व का मापन प्रायः एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से किया जाता है। घनत्व का मापन हम लोग कैसे करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से करते हैं। अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा हम यूनिट सेल की किनारों की लंबाई तथा यूनिट सेल के टाइप को अगर हम ज्ञात कर लें तो हमें आसानी से डेंसिटी पता हो जाएगी। मतलब ये है कि जो क्रिस्टल का घनत्व है वो यूनिट सेल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या पर निर्भर करता है और कणों की संख्या अधिक होने पर घनत्व भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। घनत्व का मापन प्रायः एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से किया जाता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा यूनिट सेल के किनारों की लंबाई तथा यूनिट सेल का प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इन मानों की सहायता से हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा हम लोग यूनिट सेल के किनारों की लंबाई तथा यूनिट सेल के टाइप को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें उनके किनारों की लंबाई पता चल जाए और यूनिट सेल का टाइप पता चल जाए तो इनकी सहायता से क्रिस्टल की डेंसिटी की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तत्वों की जो घनी क्रिस्टल होते हैं उनमें डेंसिटी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तत्वों की घनी क्रिस्टल की घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के किनारों की लंबाई कितनी है ए, और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होगा? जेड। और तत्व का परमाणु भार कितना होगा? एम। तो आप ये तीन चीज़ याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी डेंसिटी की किस प्रकार से होती है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम एक अगर क्यूब बना दें तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से होता है ये देखिए हम यहाँ बना देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ बना हुआ है ये। यहाँ पर ये जो किनारों की लंबाई है वो क्या है? ए। नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल क्या है? जेड। और जिस एलिमेंट से मिलकर ये बना है उसका परमाणु भार कितना है? यम। तो यही तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको याद रहती हैं तो आप आसानी से क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? ए क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं घन का जो
घन का जो वॉल्यूम होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, मतलब ए क्यूब होगा यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसे कि हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, जैसा कि हमने बताया मास अपन वॉल्यूम, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आगे आगे अगर हम देखें तो मास ऑफ यूनिट सेल का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमको मास पता चल जाएगा तो वॉल्यूम को हमको पता ही है। मास का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा देखेंगे, तो मास ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है। मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल और इनटू मास ऑफ वन एटम से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। अब क्या करें हम, जहाँ पर यम क्या है, तत्व का परमाणु भार है। अब ये समीकरण 3 है, इस समीकरण जो 3 है इसका मान हम लोग रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में देखेंगे कि जो यम है यहाँ पर ये तत्व का क्या है, परमाणु भार है। तो m इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल m डिवाइड बाई Na, जहाँ पे कैपिटल m क्या है, परमाणु भार है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अब इस m का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। इस m का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में यानी कि ये वाला जो m है इसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, कैपिटल M बाई Na, कैपिटल M बाई Na। तो m का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त होगा देखिएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू z का z लिखा और स्मॉल m के स्थान पे क्या लिखा, m बाई Na। तो इसे हम लोग समीकरण 4 बोल देते हैं। अब देखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी कि जो हमको मिला यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू z इंटू m बाई Na, ये समीकरण 4 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यानी कि ये वाला जो फार्मूला हमारा है रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमको मास ऑफ यूनिट सेल अभी हमने निकाल लिया यहाँ से कि मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, z इंटू एम बाई एन ए, z इंटू एम बाई एन ए। तो समीकरण 4 का मान कहाँ रखना है हमको, समीकरण 2 में। तो रो इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल हमने अभी कितना निकाला है, z इंटू एम बाई एन ए, डिवाइड बाई ए क्यूब। तो यानी कि हमने मास ऑफ यूनिट सेल के स्थान पे क्या रख दिया, z इंटू एम बाई एन ए रख दिया, डिवाइड बाई ए क्यूब हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो ये रो है, रो का मतलब कि जो डेंसिटी है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, z इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई ए क्यूब, यानी ये फार्मूला है हमारा क्या, डेंसिटी का। जहाँ पर अगर हम देखें तो रो क्या है, ये क्रिस्टल का घनत्व है, z क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, m क्या है, परमाणु भार है, ए क्यूब क्या है, आयतन है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं कि जो Na होता है उसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये इसकी वैल्यू होती है, यानी कि ए क्यूब की वैल्यू आपको दी रहेगी, किनारों की लंबाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल M है वो परमाणु भार होगा और Z क्या होगा, वो होगा पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो ये है हमारा क्या, डेंसिटी। अब देखते हैं हम कि एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से डेंसिटी पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक फलक केंद्रित घनी तत्व जिसका परमाणु भार 60 है में सेल के किनारों की लंबाई कितना दी है, 400 पिकोमीटर है। इसका घनत्व क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, परमाणु भार दिया गया है, m दिया गया है, m कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, e कितना दिया गया है आपको, 400 पिकोमीटर दिया गया है, 400 पिकोमीटर दिया गया है। जबकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, तो 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर,
ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया आपका। एम आपको पता हो गया, ए पता हो गया। और एक जालक कैसा है, फलक केंद्रित है, मतलब FCC है। तो FCC क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू जेड। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि FCC के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, वो 4 होता है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हमको पता है। हमको फाइंड आउट क्या करनी है, घनत्व यानी कि रो। तो जैसा कि भी आपने पीछे देखा कि फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो का कैलकुलेशन हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अगर लें, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व है जो कि BCC संरचना में उपस्थित है। इसके सेल के किनारों की लंबाई कितना दी है, 250 पिकोमीटर दी है। यदि इसका घनत्व 8 हो तो तत्व के परमाणु भार की गणना करनी है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको रो की गणना करनी थी, लेकिन इसमें किसकी गणना करनी है, एम की गणना करनी है। तो आपको यहाँ पे घनत्व दे दिया गया है, जेड इक्वल टू कितना दिया गया है, 2। क्योंकि BCC है, तो BCC में अवयवी कोणों की संख्या कितनी होगी, 2। रो आपको दिया गया है 8 और ई दिया गया है 250 पिकोमीटर, जिसे हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। 250 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। और NA आप जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रो इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू NA, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर रो की वैल्यू दी गई है, जेड की वैल्यू दी गई है, एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू आपको दी गई है, NA की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पर ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो एम इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू NA इंटू रूट डिवाइड बाई जेड। यानी कि अगर हम शुद्ध पक्षांतर करें तो ये हमको प्राप्त होगा। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी थी, 250 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब कर देंगे। और NA की वैल्यू आप जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। और रो की वैल्यू यहाँ पर 8 दी गई है। जेड की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की कितनी, 2। इसको सॉल्व करेंगे पूरा अगर तो ये आ जाएगा आपका 37.6 ग्राम पर मोल। तो ये है आपका डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अभी हमने डेंसिटी देखी कि डेंसिटी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला होता है जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू NA। ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि घनत्व क्या है और इसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट किए हैं, तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए कि किसी क्रिस्टल का घनत्व उसके इकाई सेल में स्थित घटक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या अधिक होने पर घनत्व भी अधिक होगा। घनत्व का मापन हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से किया करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा हम लोग यूनिट सेल के जो किनारों की लंबाई है और यूनिट सेल के टाइप का अध्ययन कर लेते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब हमको लंबाई पता चल जाएगी, कोरों की लंबाई और यूनिट सेल का टाइप पता चल जाएगा, तो इसकी सहायता से हम लोग क्रिस्टल की घनत्व की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें यूनिट सेल के किनारों की लंबाई अगर हम ए मान लें और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर जेड मान लें और तत्व का परमाणु भार m मान लें, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं घनत्व को। तो यहाँ पर देखें अगर, तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वैल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही हमको मेन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू मास ऑफ 1 एटम जेड इंटू एम, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो एम इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो होता है परमाणु भार बटे एवोगैड्रो नंबर। तो इस यम के मान को हम लोग अगर समीकरण 3 में यानी कि इस वाले फॉर्मूले में रख दें तो हमको प्राप्त होगा मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू जेड इंटू एम बाई NA, जिसे कि हम लोग समीकरण 4 मानेंगे। अब इस समीकरण 4 का मान हम लोग उठाकर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यानी कि मास ऑफ यूनिट सेल हमको कैलकुलेट मिल गया है, कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसी में हमको इसका वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर देखें रो इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई यूनिट वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू। अब यहाँ पर हम मास ऑफ यूनिट सेल जो भी फाइंड आउट किए हैं
जेड इंटू एम बाई एन रख दिया और डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो गया। तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज हमने देखा कि क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल के डेंसिटी की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। इसका फार्मूला क्या निकला यहाँ पर, रो इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन ए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉलिड में। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी देख ली कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।